कहानी शुरू होती है एक कबीर नाम के आदमी से जो उत्तराखंड में रहता है। कबीर की लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही होती है। वो सीए था, पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। एक छोटा सा परफेक्ट परिवार था। वो अपनी पत्नी ज्योति, बड़ी बेटी जानवी और छोटे बेटे ध्रुव के साथ रहता था। जानवी की उम्र लगभग 18 साल थी और ध्रुव की 8 साल। कबीर ने उन्हें कभी बंदिश में नहीं रखा। उसके बच्चे अपने डिसीजन खुद ही लेते। जानवी नॉर्मल पढ़ाई करती और ध्रुव पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत म्यूजिक भी बनाता क्योंकि ये करना उसे पसंद था। एक दिन चारों ने अपने फार्म हाउस पर जाने का फैसला किया क्योंकि छुट्टी थी। फार्म हाउस शहर से थोड़ी दूरी पर था तो वो अपनी गाड़ी लेकर निकल गए। रास्ते में चारों एक ढाबे पर रुकते हैं कुछ खाने के लिए। ढाबे के वॉशरूम में कबीर की एक वनराज नाम के आदमी से कैजुअल मुलाकात होती है। फिर जब कबीर वॉशरूम से आने के बाद काउंटर से चाय लेने गया तो उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे। इस वजह से उसे चाय नहीं मिली। वहीं पर पास में वनराज भी था। उसने कबीर की चाय के पैसे दिए। इस वजह से कबीर और वनराज में थोड़ी बहुत बातें हुई। कबीर ने उसे अपनी ही टेबल पर साथ बैठा लिया। दोनों ने थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करी। फिर अचानक कबीर का कॉल आ गया। कॉल लेने के लिए वो वहाँ से उठकर चला गया। अब वनराज उसकी फैमिली के साथ बैठा था। ज्योति अपने खाने में बिजी थी। वनराज जानवी और ध्रुव से बातें करने लगा और बातों बातों में वनराज ने बच्चों को एक लड्डू खाने के लिए दे दिया प्रसाद बोलकर। ध्रुव से पहले उस लड्डू को जानवी खा गई और यही वनराज चाहता था। दरअसल वनराज कोई आम इंसान नहीं था। वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जिसे काला जादू और वशीकरण का बहुत ज्ञान था। जो लड्डू जानवी ने खाया था उस पर भी वनराज ने काला जादू कर रखा था। लड्डू खाते ही जानवी का दिमाग जैसे रीस्टार्ट हो गया और ये सब वनराज भी चुपचाप देख रहा था। जानवी अब पूरी तरह से वनराज के वश में हो चुकी थी। वो जैसा कहेगा जानवी वैसा ही करेगी। इस चीज को ट्राई करने के लिए वनराज ने उसे एक पराठा खाने के लिए कहा जो जानवी लड्डू खाने से पहले खा नहीं रही थी क्योंकि उस पर बहुत सारा घी था। वनराज के कहते ही जानवी बिना सवाल जवाब किए चुपचाप वो पराठा पूरा खा लेती है। ये चीज देखकर वनराज को कंफर्म हो गया कि जानवी अब उसके वश में है। कुछ देर बाद चारों फार्म हाउस के लिए निकल गए और वनराज अपने रास्ते चला गया। फार्म हाउस पर आने के बाद चारों वहाँ बने पूल में बहुत मजे करते हैं। पूल में जाने से ज्योति का मोबाइल पानी में भीग गया और उसने उसे एक चावल से भरे डिब्बे में रख दिया जो किचन में था ताकि मोबाइल सूख जाए। थोड़ी देर बाद ज्योति देखती है कि वनराज उनके फार्म हाउस के गेट पर खड़ा है। उसे ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगा। ज्योति ने ये बात जाकर कबीर को बताई। वनराज का यहाँ उनके फार्म हाउस पर आना कबीर को भी थोड़ा अजीब लगा। उससे जाकर बात करने पर वनराज ने कबीर को बताया कि वो बस यहाँ अपना फोन चार्ज करने आया है क्योंकि उसे अपनी बेटी से बात करनी है। थोड़ी देर में वो चला जाएगा और उनके फार्म हाउस में आना बस एक इत्तेफाक है। ये सुनकर कबीर ने और ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए और उसे चार्जर लाकर दे दिया। चारों लोग अपने कपड़े चेंज करने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। जानवी चेंज करके दोबारा वनराज के पास आ गई क्योंकि वनराज ने उसे बुलाया था। वनराज ने जानवी को अपने सामने बैठाकर उससे उसकी सारी पर्सनल लाइफ की बातें पूछी और जानवी ने वो सब उसे बता भी दी, जैसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में और कुछ दिनों में वो एक ट्रिप पर भी जा रहे हैं। ट्रिप की बात सुनकर वनराज जानवी से बोलता है कि तुम किसी ट्रिप पर नहीं जा रही बल्कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। ये सुनकर जानवी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं लेकिन फिर भी वो वनराज की बात पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाती। थोड़ी देर बाद पांचों एक साथ थे तो बातों बातों में वनराज ने कबीर और ज्योति से कहा कि आप लोगों ने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। जानवी कुछ दिनों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर जा रही है। ये सुनकर ज्योति ने जानवी से कहा कि तुम अपनी पर्सनल बातें इससे क्यों बता रही हो। तो इस पर जानवी ने कहा क्योंकि इन्होंने मुझसे ये सब पूछा था और मुझे पता नहीं क्या हो गया है। मेरा मन वही करने का करता है जो ये बोलता है। इसके बाद वनराज जानवी को बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को अभी कॉल करके ट्रिप पर जाने के लिए मना करोगी और साथ ही ब्रेकअप के लिए भी बोलोगी। जानवी तुरंत ऐसा ही करती है। ये पूरा सीन देखकर कबीर वनराज को अपने फार्म हाउस से जाने के लिए कहता है लेकिन वनराज मना करता है। कबीर उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने लगता है तो जानवी उसे ऐसा नहीं करने देती और अपने पापा से हाथापाई पर उतर आती है। तब ज्योति को समझ में आता है कि वनराज ने जानवी के ऊपर काला जादू किया है और वो अब पूरी तरह से उसके वश में है। वनराज कबीर और ज्योति को बताता है कि अभी भी बहुत सी चीजें हैं जिसे साइंस एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, जैसे काला जादू। साइंस को लगता है कि काला जादू जैसी कोई चीज नहीं होती लेकिन असलियत में ऐसा होता है। फिर वनराज दोबारा से दोनों को कुछ सीन दिखाता है। वो जानवी को कुछ आदेश देता है जैसे बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, जोर जोर से रोने के लिए और जानवी वैसे ही करती है। जानवी को ऐसा करता देख उसके माता पिता बहुत सहम जाते हैं। वो लोग वनराज से पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे क्या चाहिए। वनराज ने उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि उनसे कहा कि घर के सारे फोन लाकर उसे दे दो। ज्योति ने
ऐसा ही किया। बाद में वनराज के आदेश पर जानवी ने सारे फोन्स को तोड़ दिया और इंटरनेट लाइन भी काट दी। अब बाहर किसी से भी कांटेक्ट करने का जरिया नहीं था। थोड़ी देर बाद वनराज कबीर और ज्योति से बोलता है कि मुझे आपकी बेटी दान में चाहिए, वो भी आपकी सहमति के साथ। मैं जानवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इस पर कबीर बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कबीर उस वक्त गुस्से में पागल हो रहा था, लेकिन वनराज संयम के साथ उनसे बात कर रहा था। कबीर के संयम का बांध टूट गया और उसने वनराज पर हमला किया। उस वक्त जानवी का छोटा भाई ध्रुव भी उनके पास आ गया। अपने ऊपर हमला होता देख वनराज ने जानवी को आदेश दिया कि वो ध्रुव का सर फोड़ दे। जानवी ने ऐसा ही किया। जानवी के ऐसा करते ही कबीर रुक गया। उसी वक्त उनके फार्म हाउस की डोरबेल बजती है। दरवाजे पर पुलिस थी। पुलिस के बार बार बेल बजाने के बावजूद किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो पुलिस खुद दरवाजा खोलकर फार्म हाउस के अंदर आ गई। इंस्पेक्टर को थोड़ा थोड़ा डाउट तो हो रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन जब वो घर के अंदर पहुंचा तो वहाँ कबीर, ज्योति और वनराज आराम से बैठकर बातें कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इंस्पेक्टर के पूछने पर कि उन्होंने दरवाजा क्यों नहीं खोला, तो कबीर ने बहाना बनाया कि हम ऊंची आवाज में गाने सुन रहे थे, बेल की आवाज सुनाई नहीं दी। इंस्पेक्टर ने फिर उनसे कहा कि यहाँ से किसी ने बार बार पुलिस हेल्पलाइन पर मिस कॉल किए थे। दोबारा कॉल करने पर कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल ज्योति ने अपना फोन सूखने के लिए चावल के डिब्बे में रखा था और वनराज के सारे फोन मांगने पर उसने वो फोन नहीं दिया था। मौका मिलने पर उसने पुलिस को कॉल किया, लेकिन बात नहीं कर पाई। पुलिस के पूछने पर कबीर ने बहाना बनाया कि उनके 8 साल के बेटे ने शायद गलती से पुलिस को कॉल किया था और वो अब सो रहा है। पुलिस ने भी फिर इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया और ऐसा दोबारा ना करने की वार्निंग देकर चली गई। पुलिस के जाते ही ज्योति ने वो फोन खुद तोड़ दिया। ज्योति और कबीर नॉर्मल रहने की एक्टिंग इसलिए कर रहे थे क्योंकि वनराज ने जानवी को माचिस लेकर गैस सिलेंडर के ऊपर बैठा दिया और आदेश दिया कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो तो खुद को जला लेना। इसीलिए दोनों पति पत्नी पुलिस के सामने नॉर्मल रहने की एक्टिंग कर रहे थे। पुलिस के जाने के बाद कबीर वनराज को पैसे ऑफर करता है उनका पीछा छोड़ने के लिए। वनराज भी बोल देता है कि अभी यहाँ तुम्हारे पास जितना भी कैश और ज्वेलरी है सब ले आओ। कबीर ऐसा ही करता है। वो बैग भर के पैसे और ज्वेलरी लाता है और वनराज को दे देता है। वनराज वो बैग लेकर उनके घर से चला जाता है। उसके जाते ही ज्योति और कबीर ने राहत की सांस ली, लेकिन उन लोगों ने नोटिस किया कि वनराज के जाते ही जानवी न्यूट्रल हो गई। वो ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ सुन रही थी। दोनों पति पत्नी दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजा खोलते ही दोनों ने देखा कि वनराज वहीं था और उसने वो पैसों से भरा बैग जला दिया था। वनराज ने फिर कबीर और ज्योति से कहा कि तुम मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते। वनराज एक ऐसा इंसान था जिसने खुद को धन और वासना के लालच से बहुत ऊपर उठा लिया था। आज उम्रा की रात है और ये रात हजारों सालों में एक बार आती है। वनराज के पास सिर्फ आज की रात है अपनी सिद्धियां हासिल करने की। उसे अब किसी को भी वश में करने के लिए तंत्र मंत्रों से युक्त चीजें सामने वाले को खिलानी पड़ती है, लेकिन अगर आज की रात उसने अपनी सिद्धियां हासिल कर ली तो उसे बस सामने वाले को देखना ही पड़ेगा। वनराज की एक नजर ही काफी होगी किसी को वश में करने के लिए। ये रात वनराज को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना देगी और इसके लिए उसे जानवी की जरूरत है। लेकिन कैसे, ये बात उसने कबीर और ज्योति को नहीं बताई। ये सब बताकर वो दोबारा घर के अंदर चला गया और दूसरी तरफ कबीर और ज्योति उसकी बात समझ गए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था वनराज आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। दोनों पति पत्नी खुद को बहुत ही ज्यादा बेबस और मजबूर महसूस कर रहे थे। दोनों को और मजबूर करने के लिए वनराज ने जानवी को अपना फोन देकर कहा कि इसे ब्लूटूथ स्पीकर के साथ कनेक्ट करके म्यूजिक बजाओ और नाचना शुरू करो। जानवी ने ऐसा ही किया और 1 घंटे तक लगातार नाचती रही। इतनी देर लगातार नाचने की वजह से जानवी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। ज्योति ने जानवी को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वनराज ने उसे पानी भी नहीं पीने दिया। कबीर से जानवी की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए वो पहले ही ध्रुव के पास ऊपर चला आया। जब वो ध्रुव के साथ था तो वहाँ उसे ध्रुव का माइक दिखा, जिससे ध्रुव अक्सर अपने म्यूजिक के लिए आसपास की आवाजें रिकॉर्ड किया करता था। माइक को देखकर कबीर को एक आइडिया आया। उधर वनराज को थोड़ा आराम करना था तो उसने ज्योति को भी ऊपर कबीर के पास भेज दिया और जानवी को चाकू लेकर अपनी पहरेदारी में खड़ा कर दिया। आदेश दिया कि अगर कोई भी उसके पास आने की कोशिश करे तो चाकू मारकर मार देना। जानवी ने उसके आदेश का पालन करना शुरू किया। कुछ देर बाद वनराज जब सो रहा था, कबीर उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी ने उसे नहीं जाने दिया। कबीर दोबारा ऊपर आ गया, लेकिन अब ज्योति का सब्र का बांध टूट चुका था। जानवी के पास आकर उसने जैसे तैसे उसके हाथ से चाकू छीनकर फेंक दिया और वनराज के साथ हाथापाई शुरू कर दी। उधर कबीर खिड़की के रास्ते से नीचे आता है। ज्योति ने जो चाकू जानवी के हाथ से छीनकर फेंका था वो जानवी को दोबारा मिल गया। वो चाकू लेकर ज्योति पर हमला करने ही वाली थी कि कबीर वहां पहुंच गया और उसने जानवी को जैसे तैसे काबू करके उसके हाथ सीढ़ियों
लकड़ियों की पिलर से बांध दिए और बाद में जाकर वनराज की बहुत पिटाई करता है। कबीर पीटते पीटते वनराज को बोल रहा था कि मेरी बेटी को आजाद कर दे, लेकिन वनराज मार खाते खाते जानवी को आदेश देता है कि हंसना शुरू करो और तब तक हंसना जब तक तुम मर ना जाओ। उधर जानवी हंसना शुरू कर देती है। ये पूरा सीन होते ही कबीर ने वनराज को मारना बंद कर दिया और एक तरफ हताश होकर बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था अगर अब मैंने वनराज को मार दिया तो जानवी वही करती रहेगी जो उसने आखिर में बोला था। वनराज ने फिर जानवी को शांत होने के लिए बोला और साथ ही बातों बातों में यह भी बोला कि तुम्हारे पापा चाहते हैं मैं तुम्हें अपने वशीकरण से आजाद कर दूं और तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ। कबीर और ज्योति ने वनराज पर जानलेवा हमला किया था और इस बात से नाराज होकर वनराज ने पहले तो जानवी के हाथ खोले और बाद में उसे आदेश दिया कि वो अपने भाई ध्रुव को जान से मार दे। आदेश मिलते ही जानवी ध्रुव को मारने दौड़ी। ध्रुव भी उनकी बातें सुन रहा था। जानवी को अपनी तरफ आता देख वो अपनी जान बचाकर भागता है। दोनों के पीछे ही कबीर और ज्योति जाते हैं। जानवी ध्रुव पर जानलेवा हमला करती है, लेकिन कबीर और ज्योति उसे फोर्सफुली रोकने की कोशिश करते हैं। जानवी ने फिर जैसे तैसे दोनों को स्टोर रूम में बंद कर दिया और दोबारा ध्रुव को जान से मारने उसके पीछे चल पड़ी। ध्रुव छुपते छुपते छत पर पहुंच गया और उसके पीछे जानवी भी। कबीर और ज्योति भी दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ कर पाते इससे पहले ही जानवी ने ध्रुव को छत से नीचे फेंक दिया। ये पूरा सीन कबीर और ज्योति दोनों के लिए बहुत हॉरिबल था और जानवी अपने सोचने समझने की क्षमता खो चुकी थी। वो बस वनराज के हाथों की कठपुतली थी। छत से फेंके जाने के बाद भी ध्रुव बच गया। उसे जल्द मेडिकल सपोर्ट की जरूरत थी। और दूसरी तरफ वनराज फिर से दोनों पति पत्नी से पूछता है कि क्या वो अपनी बेटी मुझे दान करने के लिए तैयार हैं। इस बार कबीर और ज्योति ने जानवी को ले जाने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही वनराज जानवी को अपने साथ ले जाता है और जानवी भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। वनराज के जाते ही ज्योति ध्रुव को हॉस्पिटल के लिए लेकर गई, लेकिन कबीर उनके साथ नहीं गया। उसका प्लान दूसरा था। वो वनराज को इतनी आसानी से जानवी को नहीं ले जाने दे सकता। उधर वनराज जानवी को घने जंगल में लेकर चला गया। जंगल के बीचों बीच उसने एक मंदिर के खंडर में अपना अड्डा बना रखा था, जहाँ जानवी जैसी और भी लड़कियां थी जिनका वनराज ने वशीकरण कर रखा था। अपने अड्डे पर आने के बाद वनराज ने सभी लड़कियों के साथ एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की तैयारी की और दूसरी तरफ कबीर शाम के घर पर पहुंचा। शाम उसके फार्म हाउस का केयर टेकर है। जब ज्योति वनराज से लड़ रही थी तब कबीर खिड़की के रास्ते से आया था और उसने जानवी को रोका था, लेकिन जानवी को रोकने से पहले उसने वनराज के मोबाइल फोन से मोबाइल लोकेशन शाम के फोन नंबर पर शेयर कर दी थी। जब वनराज ने अपना फोन जानवी को गाने चलाने के लिए दिया था और जानवी ने उसका फोन स्पीकर्स पर रखा था, शाम तो उस वक्त शराब के नशे में सो रहा था। कबीर उसका फोन लेकर वनराज के मोबाइल की लोकेशन का पीछा करता है। उधर वनराज अपने काले जादू का यज्ञ शुरू कर देता है। वनराज ने सारी लड़कियों को आदेश दिया कि जब यज्ञ खत्म होगा तो सब की सब पास में बने अग्निकुंड में कूदकर खुद को इस शरीर से आजाद कर लें। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ रहा था सारी लड़कियां भी धीरे धीरे अग्निकुंड की तरफ बढ़ रही थी। उनमें जानवी भी थी। यज्ञ के पूरा होने से पहले कबीर वहां पहुंच जाता है जहां यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ स्थल की सुरक्षा कुछ किन्नर कर रहे थे। कबीर के वहां पहुंचते ही किन्नरों ने उसे पकड़कर वनराज के सामने रख दिया। कबीर के यहाँ तक पहुंचने पर वनराज को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ और उसे इस बात का भी यकीन था कि अब कबीर उसका यज्ञ नहीं रोक सकता। उसने कबीर को बताया कि इन लड़कियों को सख्त आदेश है कि अगर कोई मुझे हाथ भी लगाए तो ये सारी मिलकर उसे कच्चा नोचकर खा जाएंगी। इतना बोलकर वनराज ने दोबारा अपना यज्ञ निरंतर किया। कबीर वनराज के पैरों के पास पड़ा था। उसने माहौल को ऑब्जर्व किया। जब वनराज अपने यज्ञ के अंतिम चरण में था, कबीर ने मौका पाकर उस पर हमला किया और बिना देरी किए सीधी उसकी जीभ काट दी उस चाकू से जो जानवी ने उसके हाथ में रोपा था जब वो ध्रुव को बचाने की कोशिश कर रहा था। कबीर यज्ञ को रोकने में कामयाब हुआ। दूसरी ओर जीभ के कटने से वनराज कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। कबीर ने कटी हुई जीभ को अग्निकुंड में फेंक दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद सारी लड़कियां कबीर को नोचने के लिए उसकी तरफ आती है। लेकिन लड़कियों के पास आते ही कबीर ने जेब से ध्रुव का छोटा माइक्रोफोन स्पीकर निकाला जो वो अक्सर म्यूजिक बनाने में काम लेता है। उस माइक्रोफोन स्पीकर में कबीर ने चुपके से वनराज की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। जब कबीर के घर में वो सीन हुआ था, कबीर वनराज को मारने वाला था, तभी वनराज जानवी को मरते दम तक जोर जोर से हंसने का आदेश दिया था। उस वक्त कबीर ने वनराज की आवाज रिकॉर्ड कर ली और वनराज के जाने के बाद उस रिकॉर्डेड वॉइस को एडिट कर लिया। अब वनराज की आवाज में सिर्फ इतना ही पार्ट था कि तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें अपने वशीकरण से आजाद करता हूँ। कबीर ने ये एडिट पार्ट सभी लड़कियों को सुनाया। बार बार वनराज की आवाज में ये लाइंस जब लड़कियों के कानों में पड़ी, उनके बिहेवियर में सडन चेंज आने लगा और सभी धीरे धीरे वशीकरण से आजाद होने लगी। उस मंदिर में उस वक्त टोटल 108 लड़कियां थी। कबीर ने जानवी
जाह्नवी के साथ साथ 107 लड़कियों की जान और बचा ली। पुलिस की मदद से सारी लड़कियों को सेफली उनके घर पहुंचाया गया। लेकिन उस दिन के बाद से वनराज गायब था और उसे कबीर ने ही गायब किया था। वनराज भगवान बनने चला था, लेकिन जो उसने कबीर के परिवार के साथ किया, इसके बाद कबीर ने उसे धरती पर ही नरक दिखा दिया। कबीर ने उसे अपनी कैद में ले लिया और जंजीरों से बांधकर भूखा प्यासा रखने लगा। वनराज को खाने के लिए मरे हुए जानवरों के सूखे शरीर लाकर देता, उसे हर वक्त अपनी गलती का एहसास करवाने की कोशिश करता। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।